नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी टीचिंग पर। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर देखने वाले हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ईसीसीई कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा यानी ईसीसीई पूर्णतः बाल केंद्रित होती है। इसमें बच्चों को खेल खेल में और विभिन्न क्रियाकलापों एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाया जाता है। दूसरा है निम्नांकित में से सूक्ष्म पेशी कौशल है। तो उत्तर है ब्लॉक बनाना, उछल कूद करना और दौड़ना स्थूल गत्यात्मक कौशल है जिनमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जबकि ब्लॉक बनाने में उंगलियों और आंखों के समन्वय सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। तीसरा है परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं। तो उत्तर है डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक। शिक्षा में प्रोजेक्ट या परियोजना विधि का विकास अमेरिकी शिक्षाविद विलियम एच किलपेट्रिक द्वारा किया गया था, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। चौथा है थार्नडोइक का अभ्यास का नियम संबंधित है। तो उत्तर है सीखने से। थार्नडोइक ने 3 नियम दिए थे। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। पांचवा है मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो उत्तर है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण। किसी भी मूल्यांकन को शुरू करने से पहले यह तय करना सबसे आवश्यक है कि हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करना चाहते हैं। इसके बाद ही प्रशिक्षण या उपकरणों का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बाल सदन की स्थापना राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष देश के अनुसार हुई। तो उत्तर है 1974 के द्वारा। दूसरा है गाल को छूने पर सिर को झुकाने एवं मुख खोलना नवजात शिशु में डैश प्रतिवर्त कहलाता है। तो रूटिंग। तीसरा है पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख व्यवहार डैश है। तो आत्मकेंद्रिता। चौथा है सुसंगठित और संदर्भ युक्त पाठी चर्चा की योजना का प्रमुख सिद्धांत डैश है। तो क्रियाशीलता। पांचवा है बच्चों में प्रगति और आकलन हेतु जब प्रेक्षण वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है तो उसे डैश प्रेक्षण कहा जाता है। तो प्रकृतिवादी। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य लिखिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ को मुख्य रूप से वर्ष 2005 में प्रस्तावित किया गया। तीसरा है गत्यात्मक विकास से क्या आशय है। गत्यात्मक विकास से आशय बालक की मांसपेशियों, हड्डियों और नाड़ी तंत्र के उचित समन्वय से है, जिससे वह अपने शरीर की गतियों, चलना, दौड़ना, पकड़ना पर नियंत्रण प्राप्त करता है। चौथा है संतुलित आहार किसे कहते हैं। वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं उचित मात्रा में मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है। पांचवा है व्यापक आकलन क्या है। व्यापक आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के केवल शैक्षिक यानी किताबी ज्ञान का ही नहीं बल्कि सहशैक्षिक पक्षों जैसे खेल, व्यवहार, कला, नैतिकता का भी निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरी प्रश्न। समेकित बाल विकास सेवाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। दूसरा है कुपोषण, बीमारियों और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना। प्रश्न संख्या 5 है आंगनबाड़ी में बालकों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ खेल संबंधित उपकरणों के नाम लिखिए। तो आंगनबाड़ी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोग होने वाले खेल उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है बिल्डिंग बॉक्स, लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं। दूसरा है चित्र वाली पहेलियाँ यानी पजल्स। तीसरा होता है रंग बिरंगी गेंदे और सॉफ्ट टॉयज। चौथा है फिसल पट्टी यानी स्लाइड और झूले। प्रश्न क्रमांक 6 है बाल सभा का महत्व लिखिए। तो बाल सभा का आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वोत्तम मंच है। इससे बच्चों में मंच का डर यानी स्टेज फियर से मुक्ति मिलती है। बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं जैसे गायन, भाषण, कविता को निखारने और अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 7 है क्रियाकलाप आधारित अधिगम के 2 गुण लिखिए। तो पहला है स्थायी ज्ञान। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं यानी लर्निंग बाय डूइंग है, जिससे उनका ज्ञान रटने के बजाय स्थायी होता है। दूसरा है सक्रिय भागीदारी। इसमें कक्षा का वातावरण नीरस नहीं रहता है और सभी बच्चे सक्रिय और आनंदित रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है संचित अभिलेख किसे कहते हैं।
तो संचित अभिलेख एक प्रकार का स्थायी दस्तावेज है या कार्ड होता है जिसमें किसी छात्र के विद्यालय में प्रवेश से लेकर छोड़ने तक की शैक्षिक प्रगति, उपस्थिति, स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधित जानकारियों का क्रमिक रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, मातृ शिक्षक संघ क्या है? तो मातृ शिक्षक संघ एमटीए विद्यालय और माताओं के बीच सहयोग स्थापित करने वाली एक समिति है। इसका उद्देश्य माताओं को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ना ताकि घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर उचित ध्यान दिया जा सके। प्रश्न क्रमांक 10 है, लघु उत्तरी प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की कोई 3 क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा ईसीसीई बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला है शारीरिक व गत्यात्मक विकास। इसमें दौड़ने, कूदने, स्थूल कौशल और चित्रकारी करने जैसे सूक्ष्म कौशल से संबंधित गतिविधियां होती है। दूसरा है संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास। बच्चों की तर्क शक्ति, स्मृति और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाने के लिए पहेलियां बुझाना, रंग और आकार की पहचान कराना। तीसरा है भाषा विकास। बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाना, कविता गान और मुक्त बातचीत के अवसर प्रदान करना ताकि उनका शब्द भंडार बढ़े। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता क्यों है? तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक संवेदनशील उम्र होती है जहां भावनात्मक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पहला है सुरक्षा की भावना। जब माता पिता या शिक्षक बच्चे को स्नेह देते हैं तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है और बिना डरे नए वातावरण यानी स्कूल में घुल मिल जाता है। दूसरा है आत्मविश्वास का निर्माण। यदि बच्चे की छोटी सी उपलब्धि पर भी उसे शाबाशी दी जाती है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। सकारात्मक व्यवहार। भावनात्मक सहयोग से बच्चे अपने क्रोध और निराशा पर काबू पाना सीखते हैं और उनमें ईर्ष्या या आक्रामकता जैसी नकारात्मक भावनाएं नहीं पनपती हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास को समझाइए। तो उत्तर है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहरी समाज, पड़ोस व स्कूल के संपर्क में आता है। पहला है समूह में खेलना। इस उम्र में बच्चा अकेले खेलने के बजाय अन्य बच्चों के साथ समूह में खेलना पसंद करता है। दूसरा है सामाजिक गुण। वह धीरे धीरे चीज़ों को साझा करना, शेयरिंग, अपनी बातों का इंतजार करना और दूसरों से सहानुभूति रखना सीखता है। तीसरा है अनुकरण। वह बड़ों के सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है, जैसे नमस्ते करना। इस प्रकार अहम केंद्रित व्यवहार धीरे धीरे सामाजिकता में बदलने लगता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, बौद्धिक खेल किसे कहते हैं? तो बौद्धिक खेल यानी इंटेलेक्चुअल गेम्स वे खेल हैं जिनमें शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक एकाग्रता, तर्क, चिंतन और स्मरण शक्ति का अधिक उपयोग होता है। विशेषताएं, ये खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को तीव्र करते हैं। इन खेलों से समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। कक्षा के उदाहरण पहेलियां, पजल सुलझाना, भूल भुलैया यानी मेज, ताश के पत्तों से अक्षर या संख्या मिलाना और स्मरण शक्ति वाले कार्ड गेम्स बौद्धिक खेलों के उत्तम उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, आकलन का महत्व लिखिए। तो शिक्षा प्रतिक्रिया में आकलन का अत्यधिक महत्व है। पहला है प्रगति की जानकारी। इससे शिक्षक और अभिभावक जान पाते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और कहाँ उसे मदद की जरूरत है। दूसरा है शिक्षण विधियों में सुधार। यदि अधिकांश बच्चे किसी विषय को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक अपनी पढ़ाने की विधि में बदलाव यानी फीडबैक कर सकता है। तीसरा है कमियों का निदान। आकलन से बच्चों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों की पहचान होती है ताकि समय पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, स्वाभाविक अवलोकन विधि के 3 गुण लिखिए। तो स्वाभाविक अवलोकन में बच्चे को बिना बताए उसके प्राकृतिक वातावरण जैसे खेलते समय में देखा जाता है। इसके 3 गुण निम्न हैं। पहला है कृत्रिमता का अभाव, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए उसका व्यवहार 100% वास्तविक और स्वाभाविक होता है। दूसरा है छोटे बच्चों के लिए उपयोगी। पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों का लिखित टेक्स्ट लेना संभव नहीं है, अतः उनके व्यवहार को जांचने की यह सबसे वैज्ञानिक विधि है। तीसरा है विस्तृत जानकारी। इससे बच्चे के सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई कौशल की एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, ईसीसीई की पाठ्य चर्चा के उद्देश्य लिखिए। तो पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा और शिक्षा ईसीसीई की पाठ्य चर्चा बाल केंद्रित होती है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है सर्वांगीण विकास। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना। दूसरा है शाला पूर्व तैयारी। बच्चों को सीधे प्राथमिक स्कूल की कठिन पढ़ाई में धकेलने से पहले उन्हें स्कूल के वातावरण, अनुशासन और बैठने की आदत से परिचित कराना। तीसरा है सृजनात्मकता को बढ़ावा। बच्चों की जन्मजात प्रतिभा और कलात्मक जैसे ड्राइंग, मिट्टी के खिलौने बनाना को बाहर निकालने के लिए अवसर प्रदान करना। चौथा है अच्छी आदतों का निर्माण। खेल कूद के माध्यम से बच्चों में स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे हाथ धोना और अच्छे शिष्टाचार का विकास करना। पांचवा है जिज्ञासा शांत करना। बच्चों के अनगिनत प्रश्नों को उत्तर देकर उनके पर्यावरण के प्रति समझ को विकसित करना।
प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बाल व्यवहार की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उचित मार्गदर्शन न मिलने पर बच्चों में कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहला है अंगूठा चूसना या नाखून चबाना। असुरक्षा की भावना या अत्यधिक तनाव के कारण बच्चे प्रायः अपना अंगूठा चूसने लगते हैं, या मनोवैज्ञानिक परेशानी का संकेत है। दूसरा है आक्रामकता। कुछ बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को मारने, काटने या सामान फेंकने लगते हैं, या माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार या घर के तनावपूर्ण माहौल का परिणाम हो सकता है। तीसरा है तुतलाना या हकलाना। संकोच या डर के कारण कुछ बच्चे में बोलने के दोष आ जाते हैं। चौथा है जिद का कारण। बाजार में खिलौने के लिए रोना या लेट जाना यह ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तकनीक होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, बालक के शारीरिक विकास में पोषण का महत्व लिखिए। तो उत्तर है, बाल्यावस्था में बच्चे का शरीर अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि करता है। इस दृष्टि से पोषण उसके शारीरिक विकास की नींव है। पहला है कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण। शरीर की वृद्धि जैसे लंबाई और वजन के लिए प्रोटीन युक्त भोजन अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण के कारण बच्चे का विकास रुक जाता है। दूसरा है हड्डियों की मजबूती। बचपन में कैल्शियम और विटामिन डी के उचित पोषण से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन और खनिज लवणों से युक्त संतुलित आहार बच्चों को बार बार बीमार होने से बचाता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। चौथा है ऊर्जा की प्राप्ति। बच्चे दिन भर बहुत सक्रिय यानी खेलना कूदना करते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा उन्हें इस सक्रियता के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, बिना उचित पोषण के कोई भी बच्चा अपनी अधिकतम शारीरिक क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो बालक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला है वंशानुक्रम। बच्चे को अपने माता पिता से जो जीन मिलते हैं वे उसके शारीरिक बनावट, रंग रूप और जन्मजात वृद्धि की सीमा तय करते हैं। दूसरा है वातावरण। एक उत्तम अनुवांशिकी होने के कारण यदि बच्चे को अच्छा घर, स्वच्छ परिवेश और प्यार भरा स्कूल न मिले तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा है पोषण। जैसा अन्न वैसा मन। गर्भकाल से लेकर बचपन तक मिलने वाला संतुलित आहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चौथा है परिवार और समाज। घर का माहौल, माता पिता की शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति और आस पड़ोस के लोग बच्चे के सामाजिक व संवेगात्मक विकास पर गहरा असर डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, शिक्षण सामग्री की प्रारंभिक बाल शिक्षा में क्या भूमिका है। तो प्रारंभिक शिक्षा ECCE में शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLMs केवल एक सहायक वस्तु नहीं बल्कि शिक्षा का आधार है। इसकी भूमिका निम्न प्रकार से है। पहला है अमूर्त को मूर्त बनाना। छोटे बच्चे केवल भाषण सुनकर ही नहीं सीख सकते। TLM जैसे असली सेब या सेब का 3D मॉडल उन्हें अमूर्त विचारों को ठोस रूप से समझने में मदद करता है। दूसरा है ध्यान केंद्रित करना। छोटे बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। रंग बिरंगे चार्ट, फ्लैश कार्ड और खिलौने उनके ध्यान को कक्षा की गतिविधियों पर केंद्रित करते हैं। तीसरा है इंद्रियों का विकास। मॉन्टेसरी शिक्षा के अनुसार बच्चे अपनी इंद्रियां छूना, देखना, सुनना से सीखते हैं। TLM का प्रयोग उनकी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। चौथा है कक्षा को आनंददायक बनाना। शिक्षण सामग्री के उपयोग से पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाती है जिससे बच्चे खुशी खुशी विद्यालय आते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को कहानी सुनाने की क्या उपयोगिता है। तो कहानियां पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा का सबसे शक्तिशाली और जादुई उपकरण है। इसकी उपयोगिता इस प्रकार है। पहला है कल्पना शक्ति का विकास। जब बच्चे राजा रानी या जानवरों की कहानी सुनते हैं तो वे अपने दिमाग में दृश्य बनाने लगते हैं जिससे उनकी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन उड़ान भरती है। दूसरा है भाषाई विकास। कहानियों के माध्यम से बच्चे नए शब्द, सही उच्चारण और वाक्य का उतार चढ़ाव बहुत ही सहजता से सीख जाते हैं। तीसरा है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। बच्चों को सीधे उपदेश देना उबाऊ होता है। पंचतंत्र जैसी कहानियों के माध्यम से उन्हें ईमानदारी, सहयोग और दया जैसे गुणों को आसानी से सिखाए जा सकते हैं। चौथा है श्रवण कौशल। कहानी सुनते समय बच्चे शांत और एकाग्र होकर बैठना सीखते हैं जो आगे चलकर उनकी अकादमिक पढ़ाई में बहुत काम आता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण के प्रमुख लाभ लिखिए। तो उत्तर है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप अर्थात कक्षा की 4 दीवारी के बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया का दर्शन करना। इसके प्रमुख लाभ हैं। पहला है प्रत्यक्ष अनुभव। जब बच्चे चिड़ियाघर में शेर को साक्षात देखते हैं या डाकघर जाकर पत्र डालते हुए देखते हैं तो उनका किताबी ज्ञान वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है। दूसरा है ज्ञान का स्थायीकरण। सुना हुआ भूल जाता है पर देखा हुआ याद रहता है। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त अनुभव बच्चों के मस्तिष्क में जीवन भर के लिए स्थायी हो जाते हैं। तीसरा है सामाजिकता का विकास। भ्रमण के दौरान बस में साथ यात्रा करना, खाना बांटकर खाना और नियमों का पालन करना बच्चों में टीम वर्क की भावना विकसित करता है।
चौथा है रुचि और उत्साह। एक ही कक्षा में बैठकर ऊब चुके बच्चों के लिए भ्रमण एक नई ऊर्जा लाता है, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है समावेशी कक्षा कक्ष में आप सहयोगी अधिगम को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे। तो समावेशी कक्षा वह है जहां सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहां सहयोगी अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए मैं निम्न उपाय करूंगा। पहला है मिश्रित समूहों का निर्माण। मैं ऐसे छोटे समूह या ग्रुप बनाऊंगा जिनमें होशियार, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ हों, ताकि वे एक दूसरे की कमियों को दूर कर सकें। दूसरा है पीयर ट्यूटरिंग। सामान्य बच्चों को विशेष बच्चों का लर्निंग बडी यानी दोस्त बनाऊंगा, जिससे वे एक दूसरे को खेल खेल में समझाएं। तीसरा है सहयोगात्मक खेल और प्रोजेक्ट। ऐसे टास्क दूंगा जो कोई एक बच्चा पूरा ना कर सके, जैसे बड़ा चार्ट बनाना, जिससे उन्हें मजबूरन एक दूसरे की मदद लेनी पड़े। चौथा है समानता का भाव। शिक्षक के रूप में मैं किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और कक्षा में यह नियम बनाऊंगा कि कोई भी साथी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि मदद करेगा। प्रश्न क्रमांक 17 है बालकों के जीवन से संबंधित स्थानीय पाठ्यक्रम की रचना को समझाइए। तो स्थानीय पाठ्यक्रम का अर्थ शिक्षा को बच्चे के आसपास के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ना है। इसकी रचना करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। पाठ्यक्रम में उदाहरण दिल्ली या अमेरिका के नहीं, बल्कि बच्चे के अपने गांव, नदी, पेड़ पौधे और स्थानीय फसलों के होने चाहिए। दूसरा है मातृभाषा या बोली का सम्मान। छोटे बच्चों को सीधे मानक हिंदी या अंग्रेजी में रटाने के बजाय अवधारणा को उनकी मातृभाषा या स्थानीय बोली में स्पष्ट किया जाना चाहिए। तीसरा है स्थानीय त्योहार और शिल्प। पाठ्यक्रम में उस क्षेत्र के लोकगीत, त्योहार, स्थानीय कला जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना को गतिविधियों का हिस्सा बनाना चाहिए। चौथा है समुदाय की भागीदारी। पाठ्यक्रम बनाते समय स्थानीय कारीगरों, किसानों या बुजुर्गों के अनुभवों को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। इससे शिक्षा कटिबद्ध न होकर जीवन उपयोगी बनती है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है उचित कक्षा कक्ष प्रबंधन के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। तो एक सफल और बाल केंद्रित कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए शिक्षक को निम्नलिखित 4 प्रमुख बिंदुओं का पालन करना चाहिए। पहला है बैठक व्यवस्था। कक्षा में बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, जैसे यू शेप या गोल घेरा। छोटे कद वाले और दृष्टि दोष वाले बच्चों को हमेशा आगे बैठना चाहिए। दूसरा है टीएलएम और कॉर्नर की व्यवस्था। कक्षा में किताबों का कोना, खिलौनों का कोना और कला का कोना अलग अलग सुसज्जित होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र गतिविधि कर सकें। तीसरा है सकारात्मक अनुशासन। शिक्षक को डंडे या भय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को व्यस्त रखकर और स्नेहपूर्ण व्यवहार से स्वेच्छा से अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा है स्वच्छता और प्रकाश। कक्षा में हवा और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दीवारें रंग बिरंगी और बच्चों के बनाए गए चित्रों से सजी होनी चाहिए, ताकि कक्षा का वातावरण सजीव लगे। प्रश्न क्रमांक 18 है निबंधात्मक प्रश्न। अभिलेखीकरण से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय और विशेषकर पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गतिविधियों, उपस्थिति और प्रगति का रिकॉर्ड रखना अभिलेखीकरण कहलाता है। एक आदर्श संस्था के लिए इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है बालक की क्रमिक प्रगति का ज्ञान। पोर्टफोलियो या संचित अभिलेख के माध्यम से शिक्षक यह जान पाता है कि साल की शुरुआत में बच्चा कहाँ था और अब उसने कितना विकास किया है। दूसरा है अभिभावकों को सटीक फीडबैक। पीटीएम यानी पेरेंट टीचिंग मीटिंग के दौरान शिक्षक हवाई बातें करने के बजाय लिखित रिकॉर्ड के आधार पर माता पिता को बच्चे की खूबियां और कमियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी दे सकता है। तीसरा है नए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक। यदि कोई पुराना शिक्षक स्कूल छोड़ देता है तो नए शिक्षक को बच्चे को समझने में महीनों नहीं लगते। वह अभिलेख पढ़कर बच्चे के व्यवहार और शैक्षिक स्तर को तुरंत समझ जाता है। चौथा है विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान। लगातार रिकॉर्ड रखने से बच्चे की छिपी हुई प्रतिभा, जैसे उत्कृष्ट चित्रकला या नेतृत्व क्षमता, पकड़ में आ जाती है। पांचवा है योजना निर्माण में सहायक। स्कूल प्रबंधन को भविष्य की नीतियों बनाने, टीएलएम खरीदने और मूल्यांकन तरीके तय करने में इन अभिलेखों से ठोस डाटा प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है अभिभावक शिक्षक संघ की सफलता हेतु अभिभावकों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए के सफल संचालन के लिए केवल विद्यालय का प्रयास काफी नहीं, इसमें माता पिता यानी कि अभिभावकों के निम्नलिखित कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है नियमित उपस्थिति। अभिभावक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे पीटीए की बैठक में नियमित रूप से समय पर उपस्थित हों। इसे टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक सुझाव देना। बैठकों में केवल शिकायतें करने के बजाय स्कूल के विकास और बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। तीसरा है विद्यालय की नीतियों में सहयोग। विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों जैसे बच्चों की साफ सफाई, होमवर्क और समय सारणी का घर पर ही
कड़ाई से पालन करवाना अभिभावक का दायित्व है। चौथा है खुला संवाद, शिक्षक से कुछ भी ना छिपाएं। यदि बच्चों के घर के माहौल में कोई तनाव है या उसे कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे शिक्षक के साथ साझा करें ताकि शिक्षक बच्चे के साथ सही व्यवहार कर सके। पांचवा है आयोजनों में भागीदारी, विद्यालय के वार्षिक उत्सवों, खेल कूदों और भ्रमण कार्यक्रमों में स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर के रूप में अपना समय और सहयोग प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 19 है बालकों को शाला पूर्व तैयारी हेतु कराई जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो शाला पूर्व तैयारी का अर्थ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक विद्यालय कक्षा 1 की पढ़ाई के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करना। इसके लिए निम्न गतिविधियां कराई जानी चाहिए। पहला है गत्यात्मक कौशल गतिविधियां, जो कि होती है शारीरिक, मिट्टी से आकार बनाना, कागज फाड़ना और चिपकाना, डोरी में मोती पिरोना, ये सूक्ष्म पेशी कौशल होते हैं। सीधी रेखा में चलना, एक पैर पर कूदना और गेंद पकड़ना, ये सभी गत्यात्मक कौशल है। दूसरा है संज्ञानात्मक कौशल गतिविधियां, जो कि मानसिक होती है। रंगों, आकृतियों जैसे गोल, चकोर और आकारों छोटा बड़ा की पहचान के खेल खिलाना, चित्रों को क्रम में लगाना और पहेलियां सुलझाना। तीसरा है भाषाई गतिविधियां, लय और ताल के साथ बाल गीत और कविताएं गाना, चित्र कथा पुस्तकों को दिखाकर बातचीत करना ताकि बच्चा अपनी भाषा में कहानी गढ़ सके। चौथा है सामाजिक और संवेगात्मक गतिविधियां, समूह खेल खिलाना ताकि बच्चा अपनी बारी का इंतजार करना और खिलौने साझा करना सीखे। नमस्ते कराना, शिष्टाचार के शब्द जैसे धन्यवाद, कृपया का प्रयोग कराना सिखाना। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है शिशु शिक्षा, शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शिशु शिक्षा का शिक्षक सामान्य शिक्षकों से भिन्न होता है क्योंकि उसे छोटे और चंचल बच्चों को संभालना होता है। एक आदर्श शिशु शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है असीम धैर्य और प्रेम, छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं। शिक्षक को बिना जुझलाए माता पिता के समान धैर्य और वात्सल्य से उन्हें संभालना आना चाहिए। दूसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता, शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे किस उम्र में कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं ताकि वह उनकी मानसिकता के अनुसार पढ़ा सके। तीसरा है ऊर्जावान और कलात्मक, शिक्षक को स्वयं एक बच्चा बनना पड़ता है, उसे हाव भाव के साथ कविता गाना, कहानी सुनाना और चित्र बनाना जैसे कलात्मक आना चाहिए। एक सुस्त शिक्षक बच्चों को सक्रिय नहीं रख सकता। चौथा है सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, बच्चे गलतियां करेंगे ही, शिक्षक का व्यवहार दंडात्मक न होकर उपचारात्मक और सहानुभूति से भरा होना चाहिए। पांचवा है मधुर वाणी, शिक्षक का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए क्योंकि बच्चे उसी की भाषा का अनुकरण करते हैं, उसकी आवाज में मधुरता और आकर्षण होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 है बालकों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सीखना अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, किसी बच्चे के सीखने की गति को कई प्रकारों से प्रभावित करते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिक्षार्थी यानी बालक से संबंधित कारक, जैसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। एक स्वस्थ बच्चा जल्दी सीखता है, यदि बच्चा बीमार है, थका हुआ है या कुपोषित है तो वह सीखने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। रुचि और तत्परता, जब तक बच्चा स्वयं कुछ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार और इच्छुक नहीं होता है उसे जबरन सिखाया नहीं जा सकता। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, तीव्र बुद्धि यानी आईक्यू वाले बच्चे अवधारणाओं को जल्दी पकड़ते हैं जबकि मंद बुद्धि बच्चों को अधिक समय लगता है। दूसरा है शिक्षक और शिक्षण विधि से संबंधित कारक। शिक्षण विधि, यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देकर पढ़ाएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। खेल विधि या गतिविधि आधारित शिक्षण सीखने को तीव्र बनाती है। शिक्षक का व्यवहार, डराने वाले शिक्षक से बच्चे प्रश्न पूछने से डरते हैं। स्नेहपूर्ण और सहयोगी शिक्षक बच्चों के अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तीसरा है वातावरण से संबंधित कारक। कक्षा का वातावरण, यदि कक्षा में उचित प्रकाश, हवा और शांति है तो एकाग्रता बढ़ती है। शोरगुल वाला वातावरण सीखने में बाधा डालता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिन घरों में पढ़ाई का माहौल होता है और माता पिता बच्चों को समय देते हैं वे बच्चे स्कूल में बेहतर सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है खेल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खेलों से होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। खेल का अर्थ, मनोवैज्ञानिक के अनुसार खेल बच्चों की एक स्वाभाविक जन्मजात स्वैच्छिक प्रवृत्ति है। यह आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक ऐसा कार्य है जिस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। शिक्षाविद फ्रोबेल के अनुसार खेल बालक के आंतरिक विचारों की बाह अभिव्यक्ति है। खेलों से होने वाले प्रमुख लाभ विस्तार पूर्वक। पहला है शारीरिक विकास। आउटडोर गेम्स जैसे दौड़ना, पकड़म पकड़ाई से बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र सुधरता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है। दूसरा है संज्ञानात्मक और मानसिक विकास। छुपन छुपाई, ब्लॉक से जोड़ना या पहेलियां सुलझाने वाले खेलों में बच्चों को तर्क लगाने और तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जिससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण विकास होता है। तीसरा है सामाजिक गुणों का विकास। खेल के मैदान में बच्चा मैं से निकलकर हम की भावना सीखता है। वह टीम भावना, सहयोग, नेतृत्व और नियमों का पालन करना सीखता है।
चौथा है संवेगात्मक संतुलन। खेल एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से बच्चा अपने दबे हुए संवेगों, क्रोध, डर को बाहर निकालता है। वह हार को स्वीकार करना और जीत में विनम्र रहना सीखता है। पांचवा है भाषाई विकास। साथियों के साथ खेलते समय बच्चे खूब बातचीत करते हैं, निर्देश देते हैं और एक दूसरे के शब्द सीखते हैं, जिससे उनके शब्द भंडार और अभिव्यक्ति क्षमता में भारी वृद्धि होती है। अतः खेल शिक्षा का प्राण है। तो दोस्तों ये था एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।